हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, सीटेट नवंबर 2012 और ईवीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे सीटेट 2012 में नवंबर में, उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हम जो है आपका 2012 में जनवरी में जो पेपर हुआ था उसके बारे में बात कर चुके हैं, और 2011 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में बात कर चुके हैं। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम नवंबर 2012 के ईवीएस के क्वेश्चन के बारे में। और मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगी। वीडियो थोड़ा अगर बड़ा हो जाए तो आप लोग फिक्र ना करें, परेशान ना हो, क्योंकि डिस्कशन जरूरी है। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि इसके पीछे आखिर रीजन क्या है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन यही सही है। तो उस ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको पूरी तरह से डिफाइन करूंगी। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर चुके होंगे, और नहीं किया है तो कर दीजिए। एक बार टाइम निकाल के 2 सेकंड का बस एक बार शेयर मार दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। और फॉलो कर सकते हैं आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा पर, फेसबुक पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल की मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इससे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट हो या फिर टेट में, किसी भी स्टेट के टेट की आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि टेट में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जैसे अगर मैं सीटेट की बात करूँ तो सीटेट में 25% पेपर आपका रिपीटेड होता है, प्रीवियस पेपर से फंस जाता है। इसलिए आप प्रीवियस पेपर करके ज़रूर जाएँ। कुछ भी भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ भूल जाएं, लेकिन प्रीवियस पेपर आप बिल्कुल भी ना भूलें। जो पिछले ईयर में आए हुए पेपर्स हैं वो सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक बार ऑप्शन पूरे दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करना है। जो प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में आप किसी भी कंसेप्ट को अगर क्लियर करना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो कहानी और कविताओं का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये किसमें सहायक होता है, आपसे ये पूछा है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। जो प्राइमरी लेवल पर अगर आप ईवीएस की क्लास पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको अगर कंसेप्ट बच्चों का क्लियर करना है और कहानी और कविताओं के माध्यम से आप कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, इसका मतलब है आप स्थानीय और वैश्विक, यानी कि कहानी और कविताओं में अपने आसपास की चीज़ों का वर्णन होता है और विश्व स्तर की चीज़ों का भी वर्णन होता है। तो इसमें आपके स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को आप बढ़ावा देने में सहायता करना चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके सामने, और 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च उपलब्धि और स्वयं-गरिमा। सहयोगात्मक अधिगम जो होता है, जिसमें सहयोग में एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं, इसमें अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का क्या करते हैं, आकलन करते हैं उच्च बुद्धि लब्धि और स्वगरिमा वाले, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम में बड़े और अधिक दक्ष विद्यार्थी जो होंगे वो छोटे और कम दक्ष विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का आकलन करते हैं। उनके उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का क्या करते हैं, आकलन करते हैं कम दक्ष विद्यार्थियों की। कौन, अधिक दक्ष विद्यार्थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो आंसर लगाएं यहाँ पर, आपका क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पर राइट आंसर की बात करूँ तो मैं यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि आपके सीटेट के लिए ये समझो रामबाण है आपके लिए। 1 नंबर यहाँ से पक्का फंसता है, हर बार आता है 1 नंबर वैयक्तिक विभिन्नताओं से, जहाँ पर 2 लोगों में अंतर करने की बात आपसे कही जाए, तुलना करने की बात आपसे कही जाए, और एक कोई काम में ज़्यादा दक्षता दिखाता है, एक कम दिखाता है, या एक किसी अन्य विधि से सीखता है, जैसे कोई खेल में सीखता है, कोई खुद से करके सीखता है। इस तरीके की आपके सामने सिचुएशंस आए तो हमेशा आपको वैयक्तिक विभिन्नता आंसर करना है, ठीक है। सीमा तथा लीना दोनों के सीखने का जो तरीका है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है।
और वैयक्तिक विभिन्नता किन्हीं भी दो व्यक्तियों की आदत, शील, गुण, बुद्धि और अन्य व्यवहारों में उनके उत्तर को स्पष्ट करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई दो लोग होंगे, उनमें कोई भी अंतर अगर आपको देखने को मिलता है, इसका रीजन सीधा सीधा क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रोग का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से फैलने वाले रोग का समूह आपको चुनना है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तीनों ही मच्छरों से फैलते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। सांपों के बारे में आपको मैंने कराया हुआ है एनसीईआरटी में, अगर आपने नहीं देखा है तो एनसीईआरटी की एक सीरीज है, उसको आप देख लीजिएगा। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनसीईआरटी के नाम से, तो उसमें जाकर आप देखिए। सारी एनसीईआरटी मैं क्लियर करा चुकी हूँ, सीटेट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन थर्ड यहाँ राइट होगा, ABD। अब यहाँ पर देखिए सी क्यों नहीं है, सी में क्या कहा है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ये गलत है यहाँ पर, जबकि ABD सही है, क्योंकि सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते। सांप के, अगर आपने वहाँ पर देखा होगा तो भारत में केवल 4 ही प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था। कौन कौन से हैं उसके बारे में भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। कोबरा है आपका, और आपका डुबोइया है, करैत है, ठीक है, इन सब के बारे में, वाइपर है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। और सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते, ये गलत बात है, 2 खोखले दांत होते हैं। सांप के कितने खोखले दांत होते हैं, 2 ही खोखले दांत होते हैं, जो कि कोई भी इंसान के शरीर में जहर पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है सांप से रिलेटेड, कि जो सांप के काटने की दवा है वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्न में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। निम्न में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण को चुनना है। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। पेट्रोलियम का अभिलक्षण क्या है, बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले रंग होते हैं। तो उपयोग करने वाले कौन कौन से रंग होते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं, रंगीन घोल होते हैं। पिसा हुआ चावल होता है, उसमें रंगीन घोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये भी मैं एनसीईआरटी में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी देख लीजिए, 15 नंबर आपके पूरे पूरे वहाँ से फंस जाएंगे। 15 नंबर की एनसीईआरटी से पूछा जाता है और 15 नंबर की पेडागोजी होती है। तो जो एनसीईआरटी के हैं वो सभी क्वेश्चन, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। डिसलेक्सिया किसके साथ संबंधित है, तो डिसलेक्सिया आपकी पढ़ने से संबंधित है, पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है, लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित है। इससे ग्रस्त जो बच्चा होगा वो पढ़ने में उसको समस्या आएगी, प्रॉब्लम होगी। जैसे 100 को वॉज पड़ेगा, क्या पड़ेगा, 100 को क्या पड़ेगा, वॉज पड़ेगा, और आपका बी को डी पड़ेगा, डी को बी पड़ेगा। इस तरीके की समस्या बच्चे के सामने आएंगे। अगला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, क्या है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। 69 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रकरणों में अंतः निर्मित। प्रकरणों में क्या कराना चाहिए, अंतः निर्मित। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को प्रकरणों में अंतः निर्मित कराया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को प्रकरणों में अंतः निर्मित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में वातावरणीय ज्ञान के विस्तार के साथ साथ उत्तम नागरिकता का विकास भी किया जा सके। ठीक है, उत्तम नागरिकता के विकास के लिए जरूरी है जो प्रकरण है उनमें अंतर्निर्मित का गुण उनमें विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या होना चाहिए, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के अगर आप शिक्षक हैं तो आपको किस पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः आपको प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन को और क्यों सही नहीं होंगे, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। 70 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं से संबंधित ज्ञान और मूल्यों के विकास द्वारा जो भावी जीवन है उसके लिए तैयार करना है, अतः इस
उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक शिक्षक को नवीन प्रयोगों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। आप कहेंगे कि ये ऑप्शन क्यों सही नहीं है। यहाँ पर बात पर्यावरण की हो रही है और आपको पता है प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण में ही आपके साइंस को इंक्लूड किया गया है, पर्यावरण में ही हिस्ट्री को, पर्यावरण में ही आपके मतलब कि जीवन समाजशास्त्र को, सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड यानी एकीकृत शिक्षा को यूज किया गया है। इसलिए विशेषतः जो नवीन प्रयोग हैं, नए नए प्रयोग हैं, शिक्षक को उन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ बच्चे की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही, शिक्षक की। तो शिक्षक को मुख्यतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना है। एक बार 71 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर कर लें। एक बार आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, पेन कॉपी लेकर आप बैठें, अपना स्कोर देखें कि आप कितना सही कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 30 क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 30 में से अपना स्कोर निकालें। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। देखिए यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा, पोर्टफोलियो। प्राइमरी लेवल पर बच्चे के आकलन का सबसे अच्छा तरीका होता है पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे की, इसके माध्यम से बच्चे का आकलन योजनाबद्ध तरीके से व पारदर्शी तरीके से होता है। किसके थ्रू, पोर्टफोलियो के थ्रू। ठीक है, इसमें बच्चे के क्रमबद्ध जो डेवलपमेंट हैं, क्रमबद्ध जो परिवर्तन है, उन सभी को इसमें रखा जाता है पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन 72 आपकी स्क्रीन पर है। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जैसे श्रव्य दृश्य सामग्रियों का अगर यूज करते हैं आपने एक तरफ तो यूज किया सिर्फ मान लीजिए रेडियो का, कोई चीज़ आप बच्चों को सुनाना चाहते हैं कोई ऑडियो क्लिप के थ्रू, और एक तरफ आपने ऑडियो क्लिप यानी कि टेलीविज़न चला दिया, ऑडियो क्लिप भी सुन रहा है बच्चा और आप बच्चा वीडियो भी देख रहा है, यानी चीज़ें देख कर भी सीख रहा है। तो जब सिर्फ ऑडियो सुन रहा था तब उसके सिर्फ कान काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आँख और कान दोनों चीज़ काम कर रहे हैं, यानी ज़्यादातर ज्ञानेंद्रियों का यूज होता है किसमें, श्रव्य दृश्य दोनों सामग्रियों में। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अलावा निम्न में से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं, किसको छोड़कर पर्यावरण अध्ययन की विधियाँ हैं, यानी गलत ऑप्शन आपको देखना है कौन सा होगा यहाँ पर। 73 नंबर क्वेश्चन का 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। ये कोई पर्यावरण अध्ययन की विधि नहीं है, जबकि सहयोगात्मक अधिगम विधि है, निर्देशित खोज विधि है और समस्या समाधान भी विधि है, लेकिन ऑप्शन थर्ड यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, इसके अलावा डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्न में से सभी शामिल हैं। तो किसको छोड़कर यहाँ पर भी आपको जो नहीं है वो देखना है कौन सा नहीं होगा। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सही ऑप्शन थर्ड, शारीरिक गठन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर क्वेश्चन और कई बार लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चे के जो वातावरणीय विकास को वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं, संस्कृति से भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है, पौष्टिक गुणवत्ता से भी प्रभाव पड़ता है, शिक्षा की गुणवत्ता से भी पड़ता है, जबकि शारीरिक गठन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी की हाइट कम है तो इस चीज़ से उसके डेवलपमेंट पर, उसके विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि आप कम मतलब पौष्टिक आहार नहीं देंगे तो उसका स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो उसके विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। संस्कृति सही नहीं है तो भी विकास पर प्रभाव पड़ेगा, और शिक्षा की गुणवत्ता अगर ठीक नहीं है तब भी विकास पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि शारीरिक गठन से आपकी शेप कैसी है, आप किस तरीके के दिखते हो, उस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन हो जो आपके उसमें अगर थोड़ी सी भी आपको कन्फ्यूजन लगती है तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है उनको दूर किया जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसा हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना। ठीक है, आंसर करो एक बार 75 नंबर क्वेश्चन का। 75 नंबर क्वेश्चन, नवीन संकल्पनाओं को बच्चों के थर्ड को ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ज्ञान का सहज संबंध एवं स्थानांतरण, ज्ञान का सहज संबंध और स्थानांतरण।
क्योंकि जो नवीन संकल्पनाएं होती हैं उनको बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, कोई नई जानकारी बच्चों को आप देना चाहते हैं, क्योंकि नई जानकारी देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानना पड़ेगा। बच्चा पहले से क्या जानता है, पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसे पढ़ाना पड़ेगा। और इस तरीके के पढ़ाने को क्या कहेंगे, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। एक प्रभावी शिक्षण के लिए आप क्या करेंगे, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण करेंगे, यानी कि नई चीज़ों को सिखाने के लिए आप पूर्व ज्ञान से चीज़ों को जोड़कर पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कोई बच्चा है रोहन और उसके विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करने का सबसे ज़्यादा बेहतर उद्देश्य क्या होगा, ये आपको बताना है। 76 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन 4 सही होगा, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। क्योंकि विद्यालय में अगर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कराया जा रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि इसके माध्यम से विद्यार्थियों में ऐसी नई रचना और नए विचार पैदा किए जाएं जो कि पहले से ज्ञात ना हो, यानी कि एक काल्पनिक क्रिया। ये कैसी क्रिया होगी, एक काल्पनिक क्रिया होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कांसा ब्रांज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा के यूज में, यानी कि कांसा किससे मिलकर बनता है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, कांसा के विषय में आपको बताना। 77 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट तांबा। कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। किससे? तांबा और टिन से, यानी कि डबल टी से मिलकर क्या बना, कांसा बना। तांबा और टिन से मिलकर क्या बन गया, कांसा। डबल टी इजकल टू के, यानी कांसा। तो एक ट्रिक के तरीके से आप यूज कर सकते हैं, या टी स्क्वायर इजकल टू के, कैसे भी जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। आंसर करो एक बार। 78 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अपसारी चिंतन। श्यामा अपसारी चिंतन के माध्यम से संकल्पनाओं को सीखती है। किसके माध्यम से? अपसारी चिंतन के माध्यम से संकल्पनाओं को सीखती है। और इस तरीके के चिंतन में विद्यार्थी दिए गए जो भी फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उनके बारे में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर निष्कर्ष निकालता है, यानी कि नए तथ्यों पर पहुंचता है। सृजनशील चिंतन भी इसको कह सकते हैं, अपसारी चिंतन को। जैसे आपने बच्चे को कोई एक पॉइंट दे दिया या कोई एक क्वेश्चन दे दिया, अब उस क्वेश्चन के बारे में बच्चा अलग अलग तरीके से अपने नए तरीके से कोई आंसर करता है, तो इस चिंतन को कैसे कहेंगे, कैसा चिंतन कहेंगे? अपसारी चिंतन कहेंगे, यानी कि आउट ऑफ बॉक्स से बाहर अलग अलग तरीके से बच्चा अगर सोच रहा है तो कैसा चिंतन है? अपसारी चिंतन है। यहीं अपसारी चिंतन की भी अगर मैं बात करूं तो अनेक पॉइंट से आकर, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनसे आने के बाद बच्चा एक ही पॉइंट पर आकर रुक जाता है, तो कैसा चिंतन होगा? अभिसारी चिंतन होगा। ठीक, नेक्स्ट, अलबरूनी जिस देश से आया उसका नाम। अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम बताना है। ये अलबरूनी के बारे में सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया गया है और डिस्कस भी किया है, तो आप लोग को पता ही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, उज्बेकिस्तान। अलबरूनी उज्बेकिस्तान देश से आया था और 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के साथ में उज्बेकिस्तान से आया था। ये प्रसिद्ध इतिहासकार था और इसने तत्कालीन भारत का विशद वर्णन किसमें किया था? तहकीक-ए-हिंद में किया था, या तहरीक-ए-हिंद इसकी एक पुस्तक थी, उसमें इसने भारत के सभी स्थानों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है, यानी कि कुछ अंश दिया गया है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ये यहाँ पर रेलवे टिकट के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, तो इसके बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? 80 नंबर क्वेश्चन का एक बार आंसर करें, क्या होगा? आंसर करिए एक बार, क्योंकि स्टेशन का नाम दिया है, पहुंचने का समय दिया है, प्रस्थान का समय दिया है, दूरी दी है और दिन दिया है। यहाँ पर उपरोक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी के तय करने में लगा समय क्रमशः है। आंसर क्या होगा इसका 80 नंबर क्वेश्चन का? आंसर होगा यहाँ पर थर्ड सही होगा, ऑप्शन थर्ड, 979 किलोमीटर 15 घंटे 15 मिनट। ठीक है, क्योंकि सूरत और मडगांव के बीच की दूरी कितनी है यहाँ पर? 1509।
सूरत और मड़गांव। यहाँ देखिए मड़गांव और सूरत, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर देखनी है। 1509 माइनस 530 कर देंगे तो 979 बनेगी, दूरी ये निकल आई। फिर उसके बाद कह रहा है ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय, टाइम निकालना है। तो टाइम कितना होगा यहाँ पर 15 घंटे 15 मिनट आपको निकल जाएगा। टाइम निकाल लेंगे, ठीक है, 15 घंटे 15 मिनट। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ में उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल में निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो किस तरीके का है ये? सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन यहाँ फोर्थ सही होगा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन से एक क्वेश्चन हर बार जरूर पूछता है सीटेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। तो प्रत्येक ईयर पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर और कई बार 3 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। समावेशी शिक्षा, कोई भी स्कूल है जहाँ पर कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, यानी कि सभी तरीके के बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले भी हैं, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बच्चे भी हैं, और ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ में भी, जो अन्य बच्चे हैं यानी कि औसत जो बच्चे हैं उनके साथ में एक साथ पढ़ते हैं। तो ये किस तरीके का विद्यालय है? समावेशी कक्षा है, समावेशी शिक्षा वाला विद्यालय है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। घर्षण के बारे में उदाहरण दिए, इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। तो इनके बारे में आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, घर्षण के विषय में ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके सामने 82 नंबर क्वेश्चन के। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही होगा, ABC। देखिए ABC, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण लिख पाते हैं, सही है। हम फर्श पर अपने पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, और ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास लौट आती है। ये गलत होगा, सी गलत होगा यहाँ पर। ऑप्शन थर्ड यहाँ सही नहीं होगा क्योंकि सी यहाँ गलत है, और घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं, ये सही है। तो ABD सही हो जाएगा। ABD किस ऑप्शन में है? ABD देखेंगे किस ऑप्शन में है। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर ABD ये है यहाँ पर ABD। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ सही होगा, ABD। पेन से कागज पर लिखना ये घर्षण का एग्जाम्पल है। फर्श पर चलना और गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकना घर्षण के ही उदाहरण हैं। जबकि ऊर्ध्वाधर पर फेंकी गई कोई वस्तु घर्षण के कारण लौट के आती है, ये गलत है। ये इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। किसके कारण लौटती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो A, B और D यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, A, B, D। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में हेतु घंटों का समय लगता है। तो पश्मीना शॉल के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आप लोग NCERT देख लेंगे ना तो इन सारे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में कर देंगे और 15/15 का स्कोर आपका आ जाएगा। और अगर यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चंस हैं, पेडागोजी भी आपकी अच्छे से हो जाएगी अगर आपने पेडागोजी की क्लासेस देखी होंगी, क्योंकि पेडागोजी सभी सब्जेक्ट में लगभग मिलती जुलती होती है। तो आंसर करें 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर होता है साधारण स्वेटरों के बराबर, लगभग 6 स्वेटरों के बराबर इसमें गर्मी होती है और 250 को घंटे लगते हैं। ऑप्शन फोर्थ सही होगा। जबकि बुक्स में कई जगह पर आपके 10 घंटे 200 जो है टाइम दे रखा है, 200 घंटे 10 स्वेटर के बराबर गर्मी। जबकि राइट आंसर अगर फैक्ट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन फोर्थ होगा, 6 स्वेटर के बराबर इसमें गर्मी होती है और 250 घंटे लगते हैं। NCERT के अकॉर्डिंग ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो यहाँ ऑप्शन हैं आपके सामने, आंसर करो एक बार 84 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सेकंड, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। कोई शिक्षिका है सरिता की
और विभिन्न सामूहिक गतियों में उसे शामिल कर रही है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, इन सभी में। तो इसका रीज़न है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना सिखा रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 85। नेफेंथीज एक पौधा होता है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसी छोटे कीटों को अपने अंदर फांस कर खा लेता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो ये पौधा कहाँ पाया जाता है? 85 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 मेघालय। हमारे देश में मेघालय में ये पाया जाता है नेफेंथीज, और एक ही प्रकार का कीट भक्षी पौधा इसको कह सकते हैं। और ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और चूहों आदि को खाता है। यह पौधा मुख्यतः भारत में मेघालय में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न हो। ग्रीस, कोयला, पेट्रोल, पैराफिन, मोम। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। पेट्रोल अलग है, जबकि ग्रीस, कोयला और पैराफिन, मोम ये तीनों एक जैसे ही हैं। ये सभी एक प्रकार के हैं। पेट्रोल एक तरल ईंधन है, जबकि अन्य सभी कैसे हैं? ये सभी ठोस ईंधन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन, शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये पूछा है क्वेश्चन यहाँ से, मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय आपको बताना है। 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर का महीना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है मधुमक्खी पालन के लिए। एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, तो एक बार आप एनसीईआरटी ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा सीटेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से क्या होगा? मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मिट्टी का क्या होगा? तो यहाँ पर मिट्टी कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। यदि आप एक ही प्रकार के फसल को बार बार उगा रहे हैं, फसल चक्र का यूज़ नहीं कर रहे, फसल चक्र का पालन नहीं कर रहे और बहुत से रसायनों का यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी भूमि कैसी हो जाएगी? मृदा कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। वहाँ पर फिर कोई भी तरीके की फसल उगाना संभव नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन 89। निम्न में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पेड़ के तने से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो यहाँ पर पेड़ के तने से बनी लकड़ी की ढालू छतें भी होती हैं और निचली मंजिल जो होती है उस पर कोई खिड़की भी नहीं होती और लकड़ी के फर्श भी होते हैं। तो A-B-D सही हैं, A-B-D, जबकि C ऑप्शन इतना सही नहीं है, क्योंकि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें नहीं होती, यहाँ पर मिट्टी से बनी दीवारें होती हैं। 90 नंबर क्वेश्चन लास्ट। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो तरुण भारत संघ के बारे में बताना। 90 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होगा, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। तरुण भारत संघ का संबंध किससे है? तो पुरानी जो झीलें हैं उनके पुनर्निर्मित करने से संबंधित है, क्योंकि 1975 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अग्नि पीड़ितों की सहायता के लिए एक गठित यह संस्था थी, जो पिछले 35 वर्षों में वीरान गांवों में हरियाली व वापस लौटाने में कारगर रही है, और ये पुरानी झीलें निर्मित करने से संबंधित है तरुण भारत संघ। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 30 कितने सही हुए अपना स्कोर बताएं एक बार। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें। PDF फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ यू सर्च करें, अगर नहीं तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 1K के समथिंग हम वहाँ पर हो चुके हैं, 1000 होने वाले हैं, तो आप लोगों का वहाँ पर भी बहुत प्रेम देखने को मिलता है। यहाँ पर भी ऐसे ही सपोर्ट करें, यूट्यूब पर भी हमें सपोर्ट करते रहें। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।